हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और चैप्टर सेकंड है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ठीक है ना, फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, ठीक है ना, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स मतलब जो वाइल्ड लाइफ समझते हो, जैसे जंगली जंगली जिंदगी हिंदी में तो ऐसे ही जंगली जंगली जिंदगी मतलब जो जो जंगल में रह रहे जानवर पेड़ पौधे ये सब, तो वहां पर वो एज अ संसाधन हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना, इस चैप्टर में, चैप्टर बहुत ही छोटा है, अगर आप अपनी बुक में देखोगे 1 से 2 से 3 पेज का ही है, तो आज की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसे साइमल्टेनियसली मैं हिंदी में भी आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन करता चलूंगा। यही है चैप्टर का नाम आपका, वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन मतलब जंगल और जंगल में रह रहे संसाधन जो भी है, ठीक है ना, वन्य जीव, जीव वाले संसाधन मतलब, समझ रहे हो। तो एक एक करके हम चलेंगे। इसमें थोड़ा शॉर्ट तरीके से होगा हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा प्रॉपरली डिटेल्ड वाइज चीजें चलेंगी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज कि वी शेयर दिस अर्थ विद मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी जो पृथ्वी है हम उसे बहुत सारे जीव जंतुओं के साथ शेयर करते हैं। सिर्फ हम अकेले इंसान ही नहीं है जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारे साथ साथ बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम हमारी आंखों से नहीं माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं, वो जीव जंतु जैसे वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें। उसके अलावा और क्या क्या जीव जंतु है, प्लांट्स हैं जैसे पेड़, क्रॉप्स, एनिमल्स हैं, एनिमल जैसे कि जानवर, फ्रॉम इंसेक्ट टू एलिफेंट एंड वेल्स, छोटे छोटे कीड़ों से लेकर हाथी से लेकर बड़ी बड़ी मछलियां, वेल्स तक की बात की जा रही है। कह रहा है ये सभी मिलके जीवन एक साथ, ऑल दीज थिंग्स बीइंग्स टुगेदर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम, मतलब ये सभी चीज मिलके एक मुश्किल इकोलॉजिकल सिस्टम बनाता है, कॉम्प्लेक्स, जो हमें समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, और इसी को एक इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। बाकी ह्यूमंस आर ओनली पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल। इंसान ऐसे हैं जो इस सिस्टम का पार्ट है और वो डिपेंड करते हैं प्रकृति के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए हम इस कल्चर, इस नेचर पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी हमें मदद करती है खाना बनाने में, और पानी बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए, और जंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइमरी प्रोड्यूसर के तौर पर। प्रोड्यूसर जो चीजें बनाते हैं, उत्पादक उसको कहा जाता है, और प्राइमरी मतलब पहले, प्राइमरी सबसे पहला कोई भी चीज आपकी बनती है वो सबसे पहला आपके जंगल से ही बनती है, ठीक है ना, जिसपे बाकी चीजें भी डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बेसिक इंट्रो चला है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। अगर हम इसी को थोड़ा हिंदी में समझे तो हिंदी में क्या कहा गया है वो चीजें हमारे को समझनी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है ना। जैसे कहा गया है हमारी स्थिति, मानव इस जटिल परिस्थितिक तंत्र का केवल एक हिस्सा है, मतलब कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम जो है ना, हम सिर्फ इसका एक हिस्सा है। हम अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करते हैं। हम जो भी हैं आज, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रकृति, नेचर, ठीक है ना। और ये एक तरीके से आपको दिखा रखा है, जैसे इंसान, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे, वनस्पति, प्राणी, ये सब अर्थ का ही पार्ट है, ठीक है ना। बाकी क्या कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादक, जंगलों को याद है प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा गया है, तो वन को प्राथमिक उत्पादक कहा है, मतलब पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी और अन्यथा जो चीजें हैं वो उत्पादन में मदद करती हैं, और पानी जीवन के लिए आवश्यक है। सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वन मतलब जंगलों पे ही निर्भर करते हैं हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद चीजें आगे चलेंगी, जैव विविधता, वनस्पति या प्राणी जगत, जो भी चीजें हैं इसके बाद हम इसको आगे करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने इंट्रो के ऊपर बात करी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे इंग्लिश में, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो डाइवर्सिटी का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। डाइवर्सिटी की अगर हम बात करूं, आपके बीच में जैसे कुछ लोग अलग अलग जाति या धर्म के होंगे, कुछ अलग अलग जाति के होंगे, ऊंची जाति, नीची जाति, कोई लड़का है, कोई लड़की है, ठीक है ना। सबका खाने पीने का तरीका अलग है, त्योहार मनाने का तरीका अलग है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी।
विविधताएं, चीजें आप अलग अलग देखते जा रहे हो, ये डाइवर्सिटी कहलाती है, जहां पर भी आपको चीजें अलग दिखाई दे रही हैं। अब आप कभी भी जंगल में जाओ, क्या आपको वहां अलग अलग तरीके के पेड़ नजर आते हैं, अलग अलग तरीके के जानवर नजर आते हैं? तो वहां भी डाइवर्सिटी है, तो उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना, इसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कह सकते हो। मतलब अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल एक इलाके में प्रेजेंट होते हैं, उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बेसिक सी बातें हैं। फीचर क्या होता है फिर, मतलब होता क्या है बायोडाइवर्सिटी में? बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, रिच इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग तरीके के जीव जंतु प्राणी पाए जाते हैं आपको। डिफरेंट फॉर्म्स एंड फंक्शन, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे और उनका काम भी अलग अलग होता है। कहता है जितने भी जीव जंतु हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि सब इंडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी तो उस एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है। अच्छा ये चीज देखो, हर एक चीज जो भी एक जगह पे पाई जा रही है वो एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है? अगर ये खो जाए तो, कोई एक चीज खो जाए तो नुकसान होगा बाकियों को? हाँ, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, तो ये नुकसान है, यही हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी एक नेटवर्क है जहां पे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है जीव जंतुओं की। ठीक है ना? अब हिंदी में आते हैं थोड़ा सा। कहता है जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ी है उसका मतलब जैव विविधता होता है, एक पारस्परिक निर्भरता निर्भरता। जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां और प्राणियों की विविधता, यह विभिन्न प्रजातियों और उनके रूपों और कार्यों का एक समृद्ध नेटवर्क है जहां सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो मैंने आपको इंग्लिश में समझाया वही सेम चीज हिंदी में जस्ट रीड कर रहा हूं। वनस्पति मतलब भारतीय अद्वितीय पौधों और पेड़ों की प्रजातियों से समृद्ध है वनस्पति मतलब। और प्राणी जगत, भारत में कीड़े से लेकर हाथी, ब्लू व्हेल, जो अपना ऊपर वाला कंटेक्स्ट पढ़ा था, वो सब चीजों की विविधता हमारे इंडिया में पाई जाती है। एक हाथी देख लो और एक कुत्ता देख लो, दोनों में फर्क है हाँ, लेकिन दोनों जानवर हैं। उस तरीके से विविधता की हम बातें कर रहे हैं। बाकी ये प्रकृति पर मंडराता संकट, क्यों? क्योंकि अभी देखो हम ना इंट्रो पढ़ रहे हैं बेटा इस टॉपिक पर। इंट्रो मतलब इन द सेंस कि हम पढ़ रहे हैं कि भाई सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैसे हम लोग, हमारे आसपास बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, जानवर की प्रजातियां, और हम लोग उन पे डिपेंडेंट है। क्या वो सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? तो हमने ये भी पढ़ा। ठीक है ना? तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। इंडिया जो है ना एक रिचेस्ट कंट्री है बायोडाइवर्सिटी के रूप से देखोगे तो। किस रूप से? पैसों से नहीं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के प्रजाति के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं, और इसमें इंडिया रिचेस्ट का मतलब ज्यादा मात्रा में हमारे पास ये चीजें पाई जाती है। चलो, तो आप जैसे कैसे यूनिक पौधे, फ्लोरा को पौधे कहा जाता है ध्यान रखना, और फौना को यूनिक एनिमल्स कहा जाता है, अलग अलग पाए जा सकते हैं इंडिया में, ऐसा होता है। अलग अलग इलाकों में पाए जाएंगे इंडिया के। और ये जो संसाधन है, क्योंकि बेटा पेड़ पौधे जानवर मिलना संसाधन ही है। संसाधन क्यों है? जो भी चीज आपकी यूजफुल है वो संसाधन है ना? तो ये संसाधन बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे जिंदगी में, लेकिन ये हमारे लिए एक सीरियस डर भी है। क्यों? क्योंकि हम ही लोग एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, हम ही लोग इंसानी कारण उससे हम लोग संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और केयरलेसनेस टूवर्ड्स नेचर, प्रकृति के प्रति हम केयरलेस हैं, हम यहाँ ध्यान नहीं रख रहे, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना। और हमें बात समझनी चाहिए, हमारे लिए नुकसान है, खत्म होती जाएगी। तो इनका बचाव, कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एक प्रोटेक्ट करना, बचाना अपने जंगलों को और वाइल्ड लाइफ को। It is necessary because wildlife protection, sorry, wildlife population and forest लगातार गिरते जा रहे हैं। अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे और जानवर, आबादियां खत्म हो, यानी कि बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे इंडिया में। तो इंपॉर्टेंस क्या है बचाने की? इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बनता रहेगा। मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है? देखो समझो, हमारे इंडिया में बायोडाइवर्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल एक ए चीज है, ए चीज को खाने वाला बी भी है और खाने वाला सी भी है। सी बी ए को खाता है, अगर सी ए को खाता है मान लो, तो जरूरी थोड़ी ना है बहुत सारी प्रजाति के पेड़ पौधे होंगे, तो सी मान लो डी को भी खाता है।
और बी इस तरीके से ई को खाता है। ए अगर खत्म हो गई और अगर डी और ई होती ही नहीं तो बी और सी सिर्फ ए को ही खाते थे और ये दोनों भी खत्म। इनको जो खाता होगा वो भी, और इलाका बन जाएगा रेगिस्तान। लेकिन अगर ज्यादा वैरायटी होंगी तो ये कहेंगे कोई नहीं, ये नहीं है, जब तक इससे काम चला लेंगे, इससे काम, तो ये भी बचे रहेंगे, ऊपर भी बचा रहेगा। समझ पा रहे हो? बायोडाइवर्सिटी का मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस ऐसे बना रहता है। और आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम यही तो, हवा पानी हर चीज बनी रहेगी। सॉइल, सॉइल से क्या होता है, अलग अलग तरीके के प्लांट एनिमल है उनका बचाव रहता है, और इससे बेटा खेती बाड़ी और फिशरीज में मदद मिलती है। एग्जाम्पल जैसे फार्मिंग डिपेंड करती है पुराने क्रॉप की वेराइटीज पे, या फिशरीज डिपेंड करती है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। जितने ज्यादा अलग अलग मछलियां खाने को मिलेंगी, लोग अलग अलग चीजें ट्राई करेंगे। अगर मछलियों की वेराइटीज कम हो जाएंगी, वो लोग उसी को खाएंगे भर भर के, और उसकी भी आबादी कम हो जाएगी, है ना। अब लोग मुर्गे के अंडे भर भर के खा रहे हैं, बतख के खाए आप लोगों ने? नहीं खाए, खाओ। मान लो बाई चांस अगर खा रहे हो, बतख के खा रहे हैं, और जो भी छोटे मोटे जानवर जो अंडे देते, कबूतर के खा रहे हो, मान लो कबूतर की ऑमलेट, कौए, मतलब इस तरीके से। कहने का मतलब अगर आप खाओ तो मुर्गियों पे दबाव कम आएगा ना। क्यों मुर्गियों पे दबाव? उन भर भर के उनसे अंडे निकलवाए जा रहे हैं कि जी निकालो निकालो, बेचारी परेशान है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो वो चीज है ना। चलो थोड़ा सा हिंदी में आ जाते हैं। प्रकृति पर मंडराता संकट। देखो पर्यावरणीय नुकसान कहता है प्राकृतिक आवासों का निरंतर विनाश होता जा रहा है। जो प्राकृतिक आवास है, नेचर वाली रहने वाली जगहें हैं, वो धीरे धीरे विनाश होता जा रहा है उनका। मानवीय गतिविधियां, इंसानों का लेना देना, इंसान तो कहीं भी गए खराब ही किया है। संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना और वनों की कटाई करना, है ना। और प्रकृति के प्रति लापरवाही, असंवेदनशील रवैया अपनाना, ठीक है ना। हमारी अमूल्य वनस्पति और प्राणी जगत आज गंभीर खतरे में है, ठीक है मेरे भाइयों। चलो, संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि परिस्थितियों में वापस से संतुलन बने, चीजें वापस से नॉर्मल हो, ठीक है ना। प्रकृति को चक्र को बनाए रखना है ना, प्रकृति का जो साइकिल है वो बना रहे, उसमें कहीं पे भी ब्रेक ना लगे। जीवन रक्षक प्रणाली, हवा पानी मिट्टी इनकी सुरक्षा करना, इनको बचाए रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आनुवंशिक विविधता, पौधों और जानवरों की नस्लों को संरक्षित बचाए रखना, ठीक है ना। कृषि और मत्स्य पालन, पारंपरिक फसल किस्मों और क्या कहते हैं जलीय विविधताओं पर निर्भरता रखना, ठीक है ना। बाकी सरकार ने क्या क्या अब ये पता है देश को, एक देश की जिम्मेदारी ना, उस देश को पता है कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है कि नहीं? बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है ना। तो बायोडाइवर्सिटी गिरती जा रही है उस पर। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया 1760 से 70 के बीच में लोगों ने बड़ी डिमांड करी, तो इंपॉर्टेंट है लॉ। 1972 में इसे लाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें क्या हुआ? हंटिंग पे बैन लगा दी, लीगल प्रोटेक्शन लिया गया एनिमल्स और हैबिटेट्स पे, कि जो भी जानवर पे हमला करोगे दिक्कत वाली चीज है। रेस्ट्रिक्शन करा गया वाइल्ड लाइफ ट्रेड पे, ट्रेड करते ना लोग वाइल्ड लाइफ का, जानवरों का, उस पे रिस्ट्रिक्शन है, नहीं कर सकते व्यापार। सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए? नेशनल पार्क बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी, ठीक है ना। क्रिएट करा ताकि जानवर और जंगलों को प्रोटेक्ट किया जा सके, और इससे कंजर्वेशन में मदद मिलेगा, जो भी जानवर पेड़ पौधे बचे रहेंगे। प्रोटेक्शन करी इंडेंजर्ड स्पीसीज की, ऐसी स्पीसीज जो खतरे में है। स्पेशल प्रोटेक्शन ऐसे जो बिल्कुल ही लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोर्स, जो एक होता है एक मतलब एक सींग वाला, क्या कहते हैं उसे हिंदी में? हाँ गैंडा, पक्का, ठीक है। कश्मीर स्टैग जिसे हंगुल कहा गया, क्रोकोडाइल्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर में, और घड़ियाल में जो पाए जाते हैं। एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट और ब्लैक बक, चिकारा जिसे कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन कुछ करके होगा भाई, हिंदी में देख लेंगे, और स्नो वाले लेपर्ड। ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, इनके ऊपर हंटिंग इन सब पे बैन है, ठीक है ना। चलो बाकी मैंने इस वाले में चित्र रखे, आ जाओ देखते हैं। बाघ, मगरमच्छ, एक सींग वाला गैंडा,
अरे इसमें हंसना क्या बात है। गैंडा, एशियाई शेर, कश्मीरी हिरण जिन्हें हंगुल कहा गया, कश्मीरी हिरण। बाकी भारत, अरे सॉरी ये गलत आ गया भाई। ठीक है, ये ब्लैक बक, नहीं ब्लैक बक है क्या नीचे, मुझे लगता है ये रहा काला हिरण, चिकारा। एक फोटो के बाद डाल, ठीक है। ये एक मिनट रुकना, इंग्लिश में रुको जरा। कोई एक जानवर रह गया था क्या है? चलो ठीक है, इसको इग्नोर करो। मतलब ये हो सकता है इसकी दो इमेज ले आए हो, वैसे तो इसको भी कुछ अलग से कहा जाता है। ये कश्मीर, ये गलत है, ठीक है। भारतीय हाथी है ना, ठीक है ना। और हिम तेंदुआ, ठीक है ना। और ये गोटावण, इस तरीके से ये इन सभी जानवरों का शिकार और व्यापार कानूनी रूप से बचाया गया, आप शिकार नहीं कर सकते हो। बाकी 1972, 1960 और 70 के दशक वही मांग की गई। तो फिर 1972 में लाया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, आवास संरक्षण और व्यापार पर रोक, ये सारी बातें। अब अगला पढ़ते, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं जो। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। टाइगर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है फूड चेन में। जो फूड चेन होती है, पढ़ेंगे साइंस में, एक चैप्टर आएगा हमारा, जैसे इसने इसको खाया, फिर इसने इसको खाया, फिर इसने, सबसे टॉप लेयर पे होता है टाइगर। तो उसे बचाना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या हुई थी, 1900 के टाइम पर 55,000 टाइगर रह गए थे सिर्फ हमारे पास, 55,000 टाइगर, ठीक है ना। और 1973 तक आते आते सिर्फ 2827 टाइगर बच गए थे, सोचो, बहुत ही कम टाइगर। टाइगर्स जो थे ना वो एक्सटिंक्शन के तौर, मतलब खत्म होने को थे। तो रीजन क्या था, पोचिंग, इलीगल हंटिंग जो थी, ठीक है ना। और ट्रेड इनकी चमड़ी और हड्डियों का, है ना। और श्रिंकिंग फॉरेस्ट, जंगल का धीरे धीरे खत्म होना, सिकुड़ना, खत्म होना, हैबिटेट लॉस हो जाना। और इनके जो, जिनका ये शिकार करते हैं प्रे, इनके जो शिकारी, उनका खत्म होना। और इंसान का बढ़ना सबसे बड़ा कारण, क्योंकि वो जितने ज्यादा होंगे तो उतना नुकसान पहुंचाएंगे। इंडिया और नेपाल के पास वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 2 से 2 तिहाई क्या कहते हैं टाइगर्स थे। तो इसीलिए इन्होंने टारगेट बनाया, इन्हीं को यहाँ पे इलीगल ट्रेड करा है। मतलब इलीगल ट्रेड इसलिए होता था क्योंकि इंडिया और नेपाल में, पूरे वर्ल्ड में कितने, उसका 2 तिहाई तो कहां पे था, इंडिया और नेपाल में था। तो इसीलिए लोग ज्यादातर यहीं पर इलीगल ट्रेड करना चाहते हो। प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973 में, और मकसद यही था टाइगर को बचाया जाए। सबसे मोस्ट सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, सक्सेसफुल हुए बहुत ज्यादा। कह रहा है टाइगर कंजर्वेशन सिर्फ टाइगर को बचाना नहीं था, लेकिन प्रोटेक्ट करना था पूरे इकोसिस्टम को। एक अकेले से पूरे इकोसिस्टम कैसे होगा, वो चेन समझाई थी, याद है ना, कैसे होगा, एक एक बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए फेमस टाइगर रिजर्व कहां कहां है, तो एक कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर। ये नाम याद रखना, कहां है याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैप। ये सारी चीजें, सरिस्का राजस्थान में, मानस आसाम में, पेरियार केरला के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, इसके बाद हम प्रॉपरली मैप में देखना चाहते हो तो इस वाले में दिखेगा, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% एक्यूरेट होगा ये वाला, थोड़ा सा। बाकी ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अवैध शिकार हो रहा है, खाल और हड्डियों का व्यापार हो रहा है, आवास का सिकुड़ना है, शिकार वाले जानवरों की कमी, मानव बढ़ती हुई मानव आबादी। तो धीरे धीरे एक टाइम आया था जो बहुत ही नीचे गिरने लग गया था। बाकी कहां कहां पे इनको, इनका जो है संरक्षण का नया दृष्टिकोण, तो बाघ संरक्षण केवल एक जानवर को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरी पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना है, पूरा इकोसिस्टम बचाने के है। अब केवल जानवर पर ही नहीं, बल्कि कीड़ों और पौधों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। बाकी राजस्थान में सरिस्का, कॉर्बेट उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, आपने नाम सुना होगा, मानस आसाम के अंदर, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन अगल बगल आपको टाइगर पे टाइगर पाए जाएंगे। बाकी पेरियार केरल के अंदर, ठीक है। चलो, बाकी ये वनों का वर्गीकरण, जिसको भी हम आगे जाके इंग्लिश के अंदर पहले पढ़ते हैं। कहता है इंडिया में जंगल कितने प्रकार के, कहता है 3 प्रकार के फॉरेस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। आपने बहुत सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क। तो सबसे पहला आता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट होता है, मैक्सिमम इसमें प्रोटेक्शन की जाती है, और लगभग 50% इसका जंगल का ही इलाका होता है।
और ये कंजर्वेशन के लिए सबसे बेस्ट इलाका होता है। फिर एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो फर्दर डैमेज से इसको बचाया जाता है, जिसमें ऑलरेडी डैमेज हो चुका है और उससे बचाया जा रहा है। कह रहे इसमें 1/3 फॉरेस्ट एरिया होता है तो इसको बचाया जाता है। फिर एक होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो सरकार के द्वारा या कोई प्राइवेट लोग या कोई कम्युनिटी के द्वारा ओन करा जाता है। तो ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में और कुछ गुजरात के इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। बाकी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मध्य प्रदेश सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में पाया जाता है, नॉलेज के लिए याद रखना। स्टेट जहां पर रिजर्व फॉरेस्ट है ज्यादा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। स्टेट जहां पर क्या कहते हैं मोर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व ऊपर पढ़ लिया था ना, रिजर्व फॉरेस्ट, और कौन से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जहां पर है वो है बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। चले आगे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। चलो बाकी अगर हम आगे चलें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो क्या कहते हैं ये हिंदी में पढ़ते हैं। अरे आरक्षित वन, रक्षित वन, हाँ ये सही बोला इन्होंने, अवर्गीकृत, बिल्कुल सही। वर्गीकृत मतलब वर्ग और अवर्गीकृत, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो विशेषता और सुरक्षा की बात करें तो संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ज्यादातर सुरक्षा यहाँ होती है जो रिजर्व फॉरेस्ट है। रक्षित वन जो है वहां अधिक नष्ट होने से उन्हें बचाया जा रहा है। और अवर्गीकृत जो वन है सरकार, निजी व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व, मतलब ये पर्सनली लोग चला रहे हैं, कुछ सरकार चला रही है, लेकिन सरकार अभी भी ध्यान दे रही है कि यहाँ बचाया जाए। क्षेत्रफल क्या है, 50 से अधिक % यहाँ जंगल होते हैं, यहाँ 1/3 होते हैं, और यहाँ ज्यादातर ये कुछ कुछ इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट के और गुजरात के कुछ कुछ इलाके। बाकी मैंने आपको बताया सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, और आरक्षित क्या कहते हैं, जहां पर आरक्षित है और जहां पर अधिक रक्षित वन है, तो वो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा इंग्लिश में, है ना। बाकी चलो जी आगे चलते हैं मेरे भाई। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी मतलब समाज, और बचाव, क्या समाज का कोई रोल रहता होगा बचाने में, या समाज का कोई रोल ही नहीं रहता होगा बचाने में, या वही और नष्ट करते होंगे ना। चलो बाकी क्या कहते हैं, लोकल पीपल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जंगलों को बचाने के लिए। जैसे एग्जांपल है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, विलेज में जो है विलेजर्स ने माइनिंग करनी रोकी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का यूज करा और अपने आप के लिए जंगल बचाए। ठीक है ना, जैसे एक भैरव देव डाकव सोनचुरी राजस्थान में विलेजर्स ने प्रोटेक्ट करा 1200 हेक्टेयर का जमीन जंगल के तौर पर। उन्होंने अपने खुद के रूल बनाए और कहा कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपने एक सुना होगा चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, जहां पर हिमालयाज में ये हुआ था, जहां पर लोग ना पेड़ के गले लग गए थे, मतलब पेड़ को ऐसे चारों तरफ से जाके कवर कर लिया था। ठीक है ना, रिजल्ट हुआ क्या, वहां पे ट्रक, वो जो भी सारी मशीनें थी वो रोकना चाह रही थी, तो वो पेड़ को हटाना चाह रही थी, तो जंगलों को बचाया। फिर एक बीज बचाओ आंदोलन, जो ट्रेडिशनल सीड को बचाने की कोशिश करी और ऑर्गेनिक फार्मिंग लाने की कोशिश करी, ऐसी फार्मिंग जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करा जाता। फिर अगला नवधन्य मूवमेंट ऐसे करके है, हिंदी में देखेंगे नाम, फोकस करता था ये बायोडाइवर्सिटी। ये ऐसी मूवमेंट थी जो कहती थी कि बायोडाइवर्सिटी लाओ, मतलब ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरीके की स्पीसीज उगाओ, या है ना, और केमिकल फ्री फार्मिंग करो। फिर ऐसे ही जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM स्टार्ट हुआ था 1988 ओडिशा में सबसे पहले, जहां लोकल लोग और सरकार मिलके काम करती है। फायदा क्या हुआ था, जंगलों को बचाया गया, लोगों को जंगल के प्रोडक्ट मिले, और लोगों ने प्रॉफिट, जब टिम्बर की लकड़ी बेची उससे प्रॉफिट आपस में बांटे। फिर ऐसे ही सैक्रेड ग्रोव्स, मतलब पवित्र ग्रोव्स जो फॉरेस्ट होते हैं और वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं धार्मिक बिलीफ सोच की वजह से, कि ये हमारे मतलब पूजा की जाती है, उस तरीके से इनको बचाया गया। कोई पेड़ काटना अलाउड नहीं था, कोई इंटरफेरेंस अलाउड नहीं थी। ठीक है ना। बाकी एग्जाम्पल मुंडाज एंड संथल, महुआ और कदम्बा ट्रीज, ये मुंडाज और संथल कम्युनिटी के नाम है इलाकों में। ट्राइबल्स की बात करें तो टेमरिंड एंड मैंगो के, टेमरिंड क्या होता है, टेमरिंड
इमली और मैंगो ट्रीज, इनको बचाया गया है ना ट्राइबल्स ने। बाकी कॉमन सैक्रेड ट्रीज जैसे आप देखते हो पीपल का पेड़ होता है, पत्ते पत्ते तोड़ने से मना करते हैं इस तरीके से, या बैनियन ट्री होता है, इस तरीके से पवित्र माना जाता है ये इस तरीके से। बाकी कल्चरल प्रोटेक्शन, कल्चर को बचाया गया। एनिमल ज्यादातर मंदिर के आसपास जानवरों को बचाया जाता है, जैसे मंकी हो या लंगूर हो, उनको आप देखो, कोई वो आपको आके चश्मा उठा ले थप्पड़ मार जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप तो फिर उसके बाद फ्रूटी पिला लो ताकि चश्मा वापस दे दें, है ना। फिर एक बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान से आती है जो प्रोटेक्ट करती है ब्लैक बक को, नील गाय को और पिकॉक को, ठीक है ना। कोई भी उन्हें अगर हार्म करे तो, है ना, नहीं कर सकते हार्म। बाकी कम्युनिटी के नाम याद रखना, कौन कौन किस जगह से बिलोंग करते हो। चैप्टर खत्म हो गया और कुछ भी नहीं है। अगर आप हिंदी में देखोगे तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व और भैरवदेव डाकस सेंचुरी, जो मैंने आपको बताया कैसे कैसे बचाया इन्होंने, चिपको आंदोलन, बाकी अपने अपने अलग अलग, ठीक है ना, 1988 में चलाया गया था। पवित्र उपवन संस्कृति और संरक्षण का संगम, इस तरीके से यहाँ पर चीजें आप देख रहे हो, ठीक है ना। बाकी खत्म और कुछ भी नहीं, ठीक है।